तो 2026-27 का केंद्रीय बजट आ गया है। और अगर इसे सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा निरंतरता। जी हाँ, इस बार कोई बड़े ऐलान नहीं हुए, कोई चौंकाने वाले फैसले नहीं लिए गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस स्थिर बजट का मतलब क्या है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बजट से पहले ना बाजार में एक्सपर्ट्स के बीच हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या ये एक बिग बैंग बजट होने वाला है? मतलब क्या सरकार कुछ ऐसे बड़े साहसिक कदम उठाने जा रही है जो हमारी इकोनॉमी की पूरी दिशा ही बदल दे? और जवाब मिला एक बड़ा नहीं। इस बजट का जो पूरा सार है वो बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा निरंतरता में है। सरकार का संदेश एकदम साफ है, जो नीतियां पहले से चल रही हैं बस उन्हीं को और मजबूती देकर आगे बढ़ाना है। इस बजट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बड़ी तस्वीर, फिर बात होगी अर्थव्यवस्था के इंजनों की। इसके बाद भारत के भविष्य में होने वाले निवेश पर नजर डालेंगे। फिर ये जानेंगे कि आम इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आखिर में समझेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बड़ी तस्वीर। देखिए, सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी ना 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला स्थिरता, दूसरा वित्तीय अनुशासन मतलब फिस्कल डिसिप्लिन, और तीसरा 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट को बनाए रखना। उनका मानना यह है कि पिछले दशक में जो नीतियां अपनाई गईं, उन्हीं की वजह से हम आज इस मजबूत स्थिति में हैं। तो भाई, रास्ता बदलने की जरूरत ही क्या है? अब आर्थिक रणनीति तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने एक सामाजिक संदेश भी दिया है। इस बजट को युवा शक्ति से प्रेरित बताया गया है, और इसका पूरा फोकस गरीबों, वंचितों और जो लोग पीछे रह गए हैं उन पर है। कह सकते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास के नारे को ही आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब बात करते हैं उन 2 इंजनों की जिन पर यह पूरा बजट सबसे ज्यादा दांव लगा रहा है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमारे देश में सामान बनाना। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो इस कहानी का एक हीरो है, और वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं। अब ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है सरकार का वो वाला खर्च जिससे भविष्य के लिए कोई संपत्ति बनती है। जैसे नई सड़कें, नए रेलवे ट्रैक, नए पोर्ट्स, ये सब कैपेक्स में आता है। और सवाल ये है कि सरकार इस हीरो पर यानी कैपेक्स पर कितना खर्च कर रही है। आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार का सबसे बड़ा जोर देश का बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक दाव है। तो ये भारी भरकम पैसा जाएगा कहां? असल में इन प्रोजेक्ट से देश के कोने कोने को जोड़ने की तैयारी है। जैसे कि पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला नया सूरत दानकुनी फ्रेट कॉरिडोर, देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जाल बिछाना, और यहां तक कि नदियों को भी परिवहन के रास्ते में बदलना। ये सब कुछ भारत की लॉजिस्टिक की तस्वीर पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक पहिया हो गया, दूसरा पहिया है मैन्युफैक्चरिंग। अब मेक इन इंडिया को सिर्फ नारों से आगे ले जाने के लिए इस बजट में कुछ बहुत ही टारगेटेड टैक्स सुधारों का ऐलान किया गया है। और यहां सरकार की स्ट्रैटेजी काफी दिलचस्प है। वो हर चीज पर फोकस नहीं कर रही, कुछ चुनिंदा चीजों पर जोर है। जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि भविष्य के उद्योग हैं, उनके लिए मिशन 2.0 लाया गया है। फिर माइक्रोवेव ओवन और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है ताकि उन्हें भारत में बनाना सस्ता पड़ सके। और हां, टेक्सटाइल सेक्टर को एक खास बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यूरोप के साथ जो नए व्यापार के मौके खुल रहे हैं, उनका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की असली ताकत तो उसके लोग और उसके छोटे व्यवसाय होते हैं ना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में क्या कुछ है। तो यहां सरकार ने एक तरह से 3 मोर्चों पर काम किया है। पहला, छोटे व्यवसायों के लिए, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड दिया गया है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर का विस्तार किया जा रहा है। इसमें मेडिकल टूरिज्म से लेकर मेंटल हेल्थ तक पर ध्यान दिया गया है। और तीसरा, टूरिज्म को एक बड़े उद्योग के तौर पर विकसित करने पर जोर है, जिसके लिए गाइडों की ट्रेनिंग और नए ऐतिहासिक स्थलों का विकास भी शामिल है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके लिए सबसे अहम है कि भाई आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, बजट में 2 बड़े टैक्स बदलाव हुए हैं।
एक निवेशकों के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। उनके लिए एक अहम खबर है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब इस तरह की ट्रेडिंग करना पहले के मुकाबले थोड़ा और महंगा हो जाएगा। और इसका असर तो तुरंत ही दिखा। बजट वाले दिन शेयर बाजार में जो तेज गिरावट आई थी ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही STT में बढ़ोतरी थी। बाजार ने इस खबर पर कह सकते हैं तुरंत और बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन जहां निवेशकों के लिए थोड़ी बुरी खबर थी, वहीं विदेश यात्रा करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। देखिए, विदेशी टूर पैकेज या विदेश में पढ़ाई या इलाज पर जो TCS लगता था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो पहले 20% तक था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कटौती है, जिससे विदेश जाना यकीनन सस्ता होगा। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर नजर डालते हैं, यानी देश का हिसाब किताब। रुपया आता कहां से है और जाता कहां है, समझते हैं। अगर हम सरकार की कुल आमदनी को 1 रुपया मान लें, तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार से आता है। जी हां, ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद इनकम टैक्स से 21 पैसे और कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे आते हैं। और ये रुपया खर्च कहां होता है? तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे राज्यों को उनके हिस्से के तौर पर दिया जाता है, और जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है 20 पैसे, वो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश पर कर्ज का बोझ कितना ज्यादा है। अब आमदनी और खर्च के इस पूरे खेल को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट। हिंदी में कहें तो राजकोषीय घाटा। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर। ये हमें बताता है कि सरकार को अपना काम चलाने के लिए कितना और उधार लेना पड़ रहा है। और इस मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। देखिए, कोविड के टाइम पर यह घाटा खतरनाक लेवल पर यानी GDP के 9.2% तक पहुंच गया था, लेकिन सरकार इसे लगातार कम कर रही है और अब नया टारगेट इसे 4.3% तक लाने का है। ये देश की आर्थिक सेहत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि ये बजट किसी क्रांति का नहीं, बल्कि अनुशासन का बजट है। ये बड़ी बड़ी लहरें पैदा करने के बजाय जहाज को एक स्थिर गति से आराम से आगे बढ़ाने पर फोकस करता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या ये स्थिर अप्रोच, ये जो सधी हुई चाल है, क्या ये भारत की लंबी लंबी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए काफी होगी? क्या सिर्फ निरंतरता से हम वो बड़ी छलांग लगा पाएंगे जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।